और क्लास साहब, आप सीरियस जो कंसिडरेशंस हैं नामों के हवाले से उसके बारे में बात कर रहे थे। जलील अब्बास जिलानी साहब, उनका आप बता रहे थे। उनका नाम जो है इस वक्त सीरियसली, और मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है जब से ये चीज़ें सामने आई हैं, तो मैंने कुछ इधर उधर से, जैसे हम होते हैं रिपोर्टर, कोई टलियां शलियां खड़काई हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि उनको नाम जो है पिछले एक हफ्ते से उसमें था, सीरियस कंसिडरेशन में था, और उनको जहाँ पे बुलाया जाता है, बुलाकर उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। अपारा की बात कर लें, अपारा में वहाँ पे उनको ब्रीफिंग भी दी गई है। जो उनके जानने वाले हैं, उनके जलील अब्बास जिलानी साहब के, उन्होंने घर पे जब उनको विजिट करने के लिए कुछ गए हैं यार दोस्त वगैरह, तो पता चला वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी का एक आप कह लें या छोटा मोटा प्रोटोकॉल का कह लें, वो भी उनको नजर आया वहाँ पे कि लोग मौजूद थे जो वो थोड़ा से आते जाते कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सो उनको ब्रीफिंग भी दी गई है, उनसे मामलात भी किए गए हैं, और उन्होंने जलील अब्बास जिलानी साहब ने शायद एक दो लोगों को कंफर्म भी किया है कि हाँ कि इस तरह की ये डेवलपमेंट्स जो है ना वो हो रही हैं। सो मोस्ट इस वक्त जो सीरियस नजर आ रहा है, जैसे मैंने कहा, ब्रीफिंग्स भी उनको दी गई हैं, तो किसी हद तक प्रोटोकॉल भी है, सिक्योरिटी भी है। लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, आपको पता है इस मुल्क में आखिरी लम्हे तक चीजें बदलती रहती हैं, वो सरप्राइजेस आते रहते हैं। बाज लोग कह रहे हैं कि उनकी शहबाज शरीफ साहब से भी, उनसे भी मुलाकात हुई है। अच्छा, ये जलील अब्बास जिलानी साहब का जो नाम है, मोस्टली ये क्योंकि उनके दौर में थे, उसमें पीपल्स पार्टी के दौर में जब यहाँ पे थी, उस वक्त ये फॉरेन सेक्रेटरी थे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, और उनको जितना मैं जानता हूँ, कोई जाती तौर पर भी जानता हूँ, यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, लिहाजा मिलना जुलना तल्लुक वगैरह रहता था। इज ए जेंटलमैन। अब अगेन मुझे नहीं पता कि उनका नाम फाइनल होके आता है, लेकिन अब तक की यही है, मैं इसलिए कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे रहा। वो एक ना उसमें जेंटलमैन आदमी है। बल्कि बासित साहब हैं हमारे, ये हाई कमिश्नर थे, इसमें इंडिया में भी थे, और उधर यूरोप में भी हमारे सफीर हैं। उनका भी ट्वीट आया हुआ था जलील अब्बास जिलानी साहब के हवाले से। सो ये उनके लिए तो वो ये कह रहे थे, फॉरेन सर्विस के लिए बहुत बड़ी एक बात है कि आप उनको लेकर आ रहे हैं, कि चलें एक ब्यूरोक्रेट ही आ रहा है, और इनकी रेपुटेशन ओवरऑल, मैं फिर कहता हूँ, वो बहुत बेहतर है। इन पे कभी कोई ऐसी कोई हमने एक होती है ना कि एक आप उसमें रहते हैं, एक इन पे अगर ये राजी हो जाते हैं सारे, उनका नाम आता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी कोई तबके से, किसी साइड से कोई बहुत बड़ी उसमें अपोजिशन आएगी या मुखालफत आएगी, या इन पे क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो लिहाजा अभी तक तो उन्हीं का नाम आ रहा है। दूसरा, लोग जो समझ रहे थे कि शायद हफीज शेख साहब का भी है जी, उनका भी कहा जा रहा है, जिसको इसलिए ज्यादा वेट और करेंसी दी जा रही है कि आईएमएफ का प्रोग्राम आपके साथ 9 महीने चलना है। आईएमएफ वो चाहेगा कि जनाब जो आपने चीज़ हमसे एग्री की है, हमसे $90 करोड़ आपने कर्जा लिया है, और आपने अगले 9 महीनों में खर्च करना है, जो आपने यहाँ चेंजेस करनी है, तो फिर उसके बाद बंदा ही हमारा होना चाहिए, ताकि कोई ऐसा पॉलिटिकल बंदा ना हो जो कल को रेजिस्ट करे या जिसको चेंज कराया जा सकते। लिहाजा उनका नाम जो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ भी उन्होंने काम किया हुआ था, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी उन्होंने काम किया हुआ था, लिहाजा उन्हें फील होता था कि वो आ जाएगा तो कम से कम ये नहीं लगेगा जनाब के ये खान साहब या दीगर पार्टीज जो है ना वो उनको वो करेंगे। लेकिन उसके नाम पे लगता है कि थोड़ा सा शायद पॉलिटिशियन जो हैं वो थोड़े से घबरा गए हैं कि ये समझा जाएगा कि इनको एस्टेब्लिशमेंट या आईएमएफ के कहने पे लगाया गया है। सो वो उस मामले में मेरा ख्याल नहीं जाना चाह रहे। सो अब तक, लेकिन जो ख्वाजा आसिफ साहब अभी कह रहे थे जी कोई डार्क हो सकता है, कोई और हो सकता है, अब ये नहीं पता उसमें वो जलील अब्बास जिलानी साहब को भी ये कह रहे हैं जी वो नहीं है, वो इनको ये हो गया, वो हफीज शेख साहब को भी नहीं कह रहे। उन्होंने पूरे गेस वर्क को उड़ा के रख दिया कि कोई पता नहीं कि एंड में कोई सरप्राइज हो जाए। उनका तो यही था। लेकिन अच्छा, ख्वाजा साहब इसी तरह के बने, थोड़े से डिसमूड भी लग रहे थे, क्योंकि सवालात कोई शाकिर अब्बासी साहब ने कोई ऐसे 2-3 तलख कर दिए थे। ख्वाजा साहब का स्टाइल है कि जो सवाल उनको पसंद ना हो तो वो अपना वो जो डिस्प्लेयर जो है ना, मेरी तरह वो फौरन दे देते हैं, फौरन दे, छुपा नहीं सकते। मेरा भी प्रॉब्लम है कि मतलब ट्रांसपेरेंट लोग हैं कि आप खुश हैं तो खुश हैं, तो आप अगर खुश नहीं है तो शक्ल से लग जाते। मेरा ये प्रॉब्लम है। तो सेम ख्वाजा आसिफ साहब की प्रॉब्लम है, और मेरा ख्याल उनका स्टार भी वही है जो मेरे वाला है, लिहाजा आई कैन रीड हिम वेल के फौरी तौर पर उन्होंने रिएक्ट किया। उन्होंने जब शाकिर अब्बासी सवाल मुश्किल अब इसके बाद अगर ख्वाजा आसिफ साहब आपसे राब्ता ना करें कि आपने तो इतनी जबरदस्त, मुझसे नाराज है वो, मुझसे नाराज है बड़े अरसे से। इसी तरीके से जैसे वो नाराज हो जाते हैं, तो मैंने भी 2-4 को ऐसे सवाल बातें कर ली तो ख्वाजा साहब बड़े अरसे से नाराज हैं। चले हमने कहा जी आप वो क्या कहते हैं, आप रूठे हम छूटे वाला हिसाब है कि बंदे का किसी के साथ दुआ सलाम हो तो थोड़ी सी आंख में शर्म रखनी पड़ती है। इसलिए मैं बड़ा खुश रहता हूँ कि मुझसे सारे नाराज रहे हैं, ताकि आप खोलकर बात भी कर सकें, कहीं बोल भी सके। सो आई डोंट माइंड इट। अगेन वही वाली बात, अल्लाह खुश रखे जी सब लोगों को जो हमसे नाराज हैं। अच्छा क्लास साहब, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जिस तरह से अब ये शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है वो अपने बिल्कुल इख्तितामी लम्हात से गुजर रही है, और अगर इस गवर्नमेंट को थोड़ा सा क्रिटिकली एनालाइज करें कि किस तरह की ये गवर्नमेंट रही, बड़ी इसमें कुछ डिफरेंट सा भी सिनेरियोज रहे, लेकिन क्या जेनेरिक या एक ओवरऑल अगर रिव्यू देना हो तो क्या कामयाब हुकूमत थी,
या बहुत ज्यादा इनके होते हुए कुछ मसले मसाइल रहे, कैसे इसको आप एनालाइज करेंगे? एक ना बड़ी खूबसूरत फिल्म है, वेस्टर्न मूवी है, बड़ी मतलब टॉप की, वो है द गुड बैड एंड द अगली। इट्स अ वेरी वेस्टर्न क्लासिक फिल्म है ऑफ ऑल टाइम्स। तो इसका भी वो हिसाब, इस पर टाइटल यही दिया जा सकता है, द गुड बैड एंड द अगली, जो हुकूमत इनकी रही है। मतलब गुड चीजें अगर उसमें देखी जाए दो चार, वो तो यही हो सकती हैं कि इन्होंने अपने केसेस खत्म कराए, इनके लिए गुड के हिसाब से देखते हैं। वो कहते तो रहे हैं कि जनाब कि हम जो हैं बड़े, हमें जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, हमारा वोट बैंक मारा गया, हमने मुल्क की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी और हमारा सारा पॉलिटिकल एसेट माइलेज सबसे तबाह बर्बादी होगी। वो तो ये पिक्चर पेंट करते हैं कि इन द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट एंड द नेशन हमने कुर्बानी दी और हम तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, IMF का पैकेज ले लिया, महंगाई होनी पड़ी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर रहा था, अगर हम ना करते तो पता नहीं पाकिस्तान के साथ क्या हो जाना। दैट्स देयर उसका वर्जन। लेकिन इसके मतलब दो चार अच्छी चीजें भी हुई है, मैं उस पर भी आता हूं मैं। लेकिन इसके उसमें इन्होंने ये जो सारा नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया, हमने सब कुछ किया, इन्होंने बहुत कोई पर्सनल बड़ा गेन किया है, जो आम एक उस आम आदमी को मेरा ख्याल बात समझ आने वाली है। एक तो ये किया है कि जिस वक्त ये लोग आए थे, अगर जाए ना पिछले साल में, आप उसमें जनवरी फरवरी में जाए, उस वक्त क्या हालत थी। मुझे याद है कि जब ये शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे और उसके कुछ 4-5 दिन बाद इन्होंने सहाफ़ी एंकर्स को हमें बुलाया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और वहां पे मैंने भी कुछ 3-4 सवालात किए थे और वही किए थे। फिर उन सवालात के बाद 18 महीने के लिए मुझे भी बैन कर दिया गया था। 4 सवालात मैंने इनसे पूछे थे, अगर टाइम होगा तो मैं बता भी दूंगा क्या सवालात थे। तो उसमें ये सवाल भी शामिल था। मैंने कहा सर आप ये एक बात बताएं, ये कैसा लगता है आपको। मैंने उनको, ये सारे यार दोस्त एंकर बैठे थे हमारे, तो मैं शहबाज शरीफ साहब आपको कैसा लगता है। मैं कि आप 16 बिलियन रुपीज का इस वक्त मैं मनी लॉन्ड्रिंग का आप पे मुकदमे, आप जमानत में हैं, जेल में रहे हैं, आपके बरखुरदार जो है मैं के अगर हमजा साहब जो हैं उन पे मैं कि वही केस है, सलमान पे केस है, वो जेल में रहा है, आप जेल में रहे। मैं कि बेटा आपका उधर वजीर आला पंजाब के लिए नॉमिनेट हो गया, आप मैं कि वजीर आजम बन गए। अगेन सब लोग सुन रहे थे। तो मैं कि सर आपकी फैमिली के अलावा कोई बंदा नहीं है सूट वाले इस पूरे मुल्क में जो वजीर आजम बने या वजीर आला बन, चले आप वजीर आजम बन गए तो किसी को और पंजाब में बना देते। आपने कहा नहीं बेटे हमारा बनेगा। तो मैं कि कैसा फील होता है, यू आर ऑन बेल, कल को बेल कैंसिल हो जाए, पाकिस्तान का वजीर आजम जेल में जाएगा। ये पूछा मैंने उनसे सवाल। सो वो चीजें, अच्छा उन्होंने खैर बड़ा आई मस्त से तहम्मुल का मुजाहिरा, तहम्मुल से उन्होंने जवाब दिए। वो जो भी जवाब दिया उन्होंने तहम्मुल से दिया, कोई गुस्सा एंकर करने के बजाय। ये अलहदा बात, उसके बाद कहा गया कि रऊफ को नहीं बुलाना 18 महीनों में, हमें फिर नहीं बुलाएगा। लेकिन वही वाली बात, ये तुम रूठे हम छूटे, जान छूट गई। तो आपने आजादी से 18 महीने गुजारे? बिल्कुल आजादी से गुजारे। अब उन्होंने क्या काम किए हैं, आप लोग जेलों में थे, गिरफ्तार थे, आपको सजाएं होने वाली थी, स्पेशली FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस था जिसपे बहुत सारी दस्तावेजात थी, मतलब हजारों की तादाद में। वो केसेस आपके खत्म हुए, आपको वहां से क्लीन चिट हुई, आपके सारे गवाह वगैरह वो सारे के सारे वो अगर हट गए। ये तो सबसे बड़ा फायदा हो, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए इस मुल्क के। अगर आप इलेक्शन जीत भी लेते अगले वाला, तो कितने अरसे रहते। नवाज शरीफ साहब का कितना उनका टाइम रहता था, 2.5-3 साल रहते थे। गिलान साहब भी 2.5-3, एवरेज कितनी है यहाँ पे, ये 3 साल एवरेज बनती है एक प्राइम मिनिस्टर की। 2.5-3 साल बाद फारग, या जेल जाते या नहल हो जाते। गिलान साहब भी ऐसे रहे, वो 3-4 अगर 3-3.5 साल रहे। भुट्टो साहब भी ऐसे रहे, बेनजीर, नवाज शरीफ, उठा के देख लें, इमरान खान साहब, या इवन उसके बाद आप उनको राजा परवेज या शाहिद खकान अब्बासी साहब कितने अरसे रहे। सो आपने बैठे बैठे मुफ्त में आपको एक 18 महीने का आपको प्राइम मिनिस्टरशिप आपको मिल गई, पूरे खानदान के केसेस खत्म हो गए। इसाक डार साहब उनको देख लें। अब डार साहब की पूरी यहाँ पे वो उस मफरूर भी थे और उनका जो घर था वो भी वो नायब ने कब्जे में लिया हुआ था। उनका 50 करोड़ रुपया बैंक का जो था वो भी फ्रीज हुआ हुआ था। वापस आए हैं, लैंड क्या है, वजीर खजाना भी बन गए, प्रॉपर्टी भी रिलीज, अकाउंट उनको 50 करोड़ रुपया भी वापस मिल गया। उनको घर जो सेल हो रहा था इनके खान साहब के दौरे हुकूमत में, उसकी बिडिंग हो रही थी, वो भी वापस मिल गया। मतलब वो सारे केस, आधी से ज्यादा कैबिनेट आपको पता है नायब की जेल में थी जो बाद में कैबिनेट बनाई। जरदारी साहब पे 40 बिलियन रुपीज का इन पे आपको याद होगा अकाउंट, बैंक अकाउंट का वो ये फलूदे वाला, तो वो उसके बाद अगेन एक उसमें था रक्शे वाला, उनके अकाउंट जो नाम इन्होंने कराया कि 40 बिलियन, वो आपने सेटल करा ले। सो पीपल्स पार्टी ने अलहदा अपनी एक लिस्ट दे दी लोगों की। वो उसके बाद मजीद गनी साहब किधर गए थे, अनवर गनी साहब किधर गए थे, फ्रंट मैन किधर गए थे, जरदारी साहब के केस इवन फरियाल तालपुर साहब रुपए के सारे खत्म हुए, ये सेटल करवाया आपने। इन्होंने भी नैब के लाज में चेंजेस करवा ली, वो उसको टूथलेस कर लिया। जो साथ में आपको याद होगा इन्होंने उसके बाद ओवरसीज वाली वो उन्होंने कहा जी वोटिंग मशीन पे कराएंगे, वो खत्म हो गई, और साथ में ओवरसीज का वोटिंग खत्म करा दे। ये तो बड़ी बड़ी बिग बेनिफिशरीज और डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। आपने नैब को खत्म कर दिया, टूथलेस हो गई, सारी चीजें कर ले। सो ये तमाम चीजें जो है अगर आपने पॉलिटिकल कास्ट दी है, अगर आप ना देते तो जनाब नवंबर में उन्होंने खान साहब ने लगा देना था नया चीफ, जिसे आपको डरा के आपको इसमें इस खेल में शामिल किया गया था। ट्रू। अच्छा फिर उसमें नए लोग आने थे, आपको बताया गया था जी अगेन ये 2028 तक बैठेंगे
और आपको एलिमिनेट करके रख देंगे। सो आपने बड़ी समझदारी के साथ, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खान साहब की लड़ाई शुरू हुई, वो खान साहब की अपनी समझदारी की वजह से सबसे बिग बेनिफिशियरी तो जी थे। सो आपने उसके बाद 18 महीने हुकूमत भी की, अपने बिलियंस ऑफ रुपीज के केसेस भी आपने वो करवाए, उस खत्म भी हुए, सेटल भी हुए, जाते जाते प्रॉपर्टीज भी ले ली, पैसे भी ले लिए, केसेस भी सब कुछ हो गए। तो आपका क्या लॉस हुआ है? हाँ, पॉलिटिकल लॉस है जी, हमारा वोट बैंक जी खराब हुआ है। वोट बैंक तो आपका फिर भी खराब होना था। कौन सी हुकूमत दूसरी दफा यहाँ पे वजीर आजम बन के आई है? आपको पता था आप नहीं जीत सकते थे उसमें जो अरेंजमेंट खान साहब तय करके बैठे थे। सो इनके ये बेनिफिशरीज हैं, बेनिफिट हैं। हाँ, इनकी दो चार जो मतलब उसमें न्यू डिटेल में नहीं जाता, और भी बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं। हाँ। जो इनके गेन्स हैं वो भी बताने चाहिए आई मस्ट से। जो सबसे बड़ा मेरा ख्याल है, जो जब खान साहब गए थे उस वक्त पाकिस्तान पूरी दुनिया से लड़ा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दुनिया के 160 मुल्कों के साथ हमारे तल्लुकात खराब थे। मेन 3 मुल्कों के साथ, अमेरिकन, चाइनीज और सऊदी अरब। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि पाकिस्तान को 3 मुल्क बड़े जरूरी हैं। दुनिया पूरी नाराज हो जाए, 3 मुल्कों के साथ आपके तल्लुकात ठीक होने चाहिए। उसमें अमेरिकन हैं, आपके चाइनीज हैं, सऊदीज हैं। खान साहब इन तीनों से लड़े हुए थे, ऐसे लड़े हुए थे तकरीरें कर रहे थे। अच्छा, यूरोपियन यूनियन से लड़ाई हो चुकी थी कि हम गुलाम थोड़े, वो जो आपको पता है उन्होंने लेटर यूक्रेन पे उन्होंने कहा था हमारी सपोर्ट करें, वो मेल्सी के जलसे में जाकर उन्होंने कहा। अमेरिका से लड़ाई, इसके बाद सऊदी से लड़ाई, यूएई, कतर, बहरीन, नेम एनी कंट्री। दुनिया के 160 मुल्कों के साथ हम आइसोलेशन में जा चुके थे। और मेरा ख्याल ये नुकसान भारत भी नहीं कर सका था जो ये खान साहब के दौर में हो चुका था। जितनी इंटरनेशनल आइसोलेशन हो चुकी थी, आपका सिपैक बंद हो गया, दुनिया के साथ जो आपकी जो व्हीलिंग डीलिंग थी वो खराब हुई। इससे बड़ा जो काम हुआ था वो आईएमएफ वाला था। जो आईएमएफ के साथ डील खराब हुई थी, जो खान साहब ने जानबूझ के की थी। पेट्रोल की कीमतें उन्होंने कम की, उन्हें पता था आईएमएफ इस पर रिएक्ट करेगी। 250 इन्होंने बिलियन रुपीज उठाए, पीएसडीपी से उठाए, इन्होंने उस पर पेट्रोल पे सब्सिडी दी कि आवाम खुश हो जाएगी। और उसके बाद आईएमएफ ने अपने आप को पुल आउट किया, जिसके बाद आपके डॉलर का रेट ऊपर जाना शुरू हुआ। सो इनको जो टाइम लगा है, ये इन्होंने आईएमएफ की डील इसको रिवाइव किया। अगरचे उनको मिफ्ता साहब के बकौल ये पिछले साल सितंबर में हो जाती, तो लेकिन इसहाक डार साहब की जो ईगो थी, अनाथ थी जी, मैं आईएमएफ के बगैर ठीक कर लूंगा, तो उसकी भी हमने बड़ी कीमत दी है। अगेन वो जो मसूफ आए थे ना कि मैं डॉलर को 200 रुपए पे लेके आऊंगा, वो 290 रुपए पे छोड़ के जा रहे हैं। सो डार साहब की बिग फेलियर है इसमें। सो ये 2-4 इनकी बड़ी अचीवमेंट्स इनकी हैं कि इन्होंने अगेन दोबारा पाकिस्तान को इंटरनेशनल ये लेवल पे रेलिवेंट किया है, मुल्कों से तल्लुकात ठीक किए हैं, चाइना के साथ, सऊदीज के साथ, अमेरिकन के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा रजीम जो है इन्होंने दोबारा इन्वॉल्व किया है दुनिया को। ये इनका क्रेडिट। आईएमएफ की डील जो है अगरचे उसमें बहुत डिले हुई है, जो होनी चाहिए थी, लेकिन ऑलमोस्ट ये टाइम आ गया था क्लास साहब के, वो लग रहा था खत्म ही हो गई है, हम दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। बट आप अगर उस नजरिए से देखें तो समहाउ दे मेड इट।